नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा धातु से संबंधित धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कल स्टडी की, धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ी, कुछ मिश्र धातुओं के बारे में हमने विशेष रूप से अध्ययन किया, धातुओं से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स थे उनको हमने कल स्टडी किया। आज हम जो उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो धातु से ही रिलेटेड है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। तो धातु अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हम किन किन तरीकों से करते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं इनको अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेटलर्जी होती है, जो धातु कर्म होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सबको आज हम स्टडी करने वाले हैं। साथ ही कल जो हमने टॉपिक के अंदर अधातु और उपधातु जो हमने सिर्फ इंट्रो करके जिसको छोड़ा था, उसके आज कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, धातु अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनसे थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले जानेंगे कि खनिज होता क्या है। खनिज क्या होता है? खनिज या फिर इसको कहते हैं मिनरल। मिनरल क्या होता है? देखिए, मिनरल क्या होता है? भूपर्पटी यानी कि अर्थ की जो क्रेस्ट है, अर्थ की जो क्रेस्ट है उसके अंदर नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उनको कहते हैं हम खनिज। तो खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक जो है उनको हम खनिज कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे वो है अयस्क या ओर। ठीक है, वो खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में मिलती है, वो खनिज जिनके अंदर कोई विशेष धातु, कोई स्पेसिफिक मेटल जो है वो काफी मात्रा में मिलती है, उसको हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, और जिससे उस धातु को निकालना लाभकारी हो। लाभकारी का मतलब क्या होता है? आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिकल व्यू से जिसको निकालना लाभकारी हो तो उसे हम कहेंगे अयस्क। तो देखिए यहाँ पे खनिज और अयस्क दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोग समझिए। खनिज क्या होता है? प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से अर्थ की क्रेस्ट के अंदर यानी पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर जितने भी यौगिक या तत्व पाए जाते हैं उन सबको हम कहते हैं खनिज। और ऐसे खनिज जिनमें कोई धातु विशेष रूप से काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे हम कहते हैं अयस्क यानी कि और उसे निकालना इकोनॉमिक व्यू से यानी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी भी हो। जैसे हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, आयरन का अयस्क है, उसमें आयरन जो धातु है वो काफी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कॉपर पायराइटिस जो है वो किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। इनके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे आज ही की क्लास में। तो खनिज और अयस्क के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रही हूँ कि खनिज जो है वो कोई भी तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, दैट इज नोन एज खनिज या मिनरल। और अयस्क या और क्या होता है? ऐसे खनिज जिनमें कोई धातु, विशेष धातु अधिक मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसको निकालना या उसको प्राप्त करना लाभकारी भी हो, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी साबित हो, उसे हम कहेंगे अयस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। खनिज और अयस्क के बाद हम देखेंगे कि गैंग क्या होता है। ये धातु के मेटलर्जी प्रोसेस की कुछ टर्म्स हैं जिनसे आपको परिचित कराना पहले जरूरी है। गैंग क्या होता है? ये देखिए गैंग, यहाँ पे ये धातु कर्म के प्रोसेस में काम आने वाली एक टर्म है। देखिए गैंग क्या होता है? गैंग को अपअयस्क कहते हैं हिंदी में। जब किसी अयस्क का शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू किया जाता है तो सबसे पहले उसका जो वॉशिंग प्रोसेस होता है, उस वॉशिंग प्रोसेस के अंदर अयस्क में धातु के अलावा जो अन्य अवांछित पदार्थ होते हैं, जो धुलने से बाहर निकल जाते हैं, जो केवल वॉशिंग प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं, उनको हम कहते हैं गैंग। ठीक है, तो इस गैंग को आप इस तरह से समझिए कि कोई भी चीज हमने पृथ्वी की क्रेस्ट से, अर्थ की क्रेस्ट से हमने निकाली है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी वगैरह जो उसमें लगी हुई है हम उसको अलग करने की प्रोसेस करेंगे और उसके लिए सबसे इजी मेथड होता है वॉशिंग मेथड। उस वॉशिंग मेथड में उस धातु के अयस्क से जो धातु के अलावा जो जितना एक्स्ट्रा मटेरियल वॉश आउट होके बाहर निकल सकता है, दैट इज नोन एज गैंग। तो देखिए गैंग आपको समझ में आ गया होगा। गैंग किसको कहते हैं? ये वो वाली गैंग नहीं है गुंडों वाली। ये गैंग क्या है? किसी भी अयस्क को जब हम वॉशिंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें धातु के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, दैट इज नोन एज गैंग। अब ये गैंग प्लस फ्लक्स क्या होता है? पहले इससे पहले आप फ्लक्स देख लीजिए। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? विलयन को अधिक सुचालक बनाता है। इसको गालने के लिए, धातु को गालने के लिए जो गालक के रूप में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं
फ्लक्स, और ये वो जो गालक होता है वो भी क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो उस प्रोसेस में वो भी बाहर निकलेगा इसके शुद्धिकरण के प्रोसेस में। तो गैंग और फ्लक्स को संयुक्त रूप से कहते हैं धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल। गैंग और फ्लक्स को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हम आज पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से उस पॉइंट की, धातु कर्म या मेटलर्जी का प्रोसेस। तो मेटलर्जी क्या होती है? देखिए, धातु कर्म क्या होता है? धातु का कर्म यानी धातु के शुद्धिकरण का प्रोसेस, यानी अयस्क से धातु का पृथक्करण करके उसमें सांद्रण प्लस निष्कर्षण प्लस परिष्करण तीनों विधियां सम्मिलित हैं। देखिए, धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु का पृथक्करण करना, अयस्क से धातु को पृथक्करण करना, अलग करना, या अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मेटलर्जी या धातु कर्म। तो धातु कर्म किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति से अयस्क प्राप्त हुआ, उस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हम यूज में लेते हैं? सांद्रण है, निष्कर्षण है और परिष्करण है। सांद्रण जो होती है वो सबसे पहली विधि होती है जिसको वॉश आउट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम इन जो हमने टर्म्स जो हमने अभी स्टडी करी उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म जो हमने पढ़ी थी वो आपकी थी खनिज या मिनरल्स क्या होते हैं। तो देखिए, खनिज या मिनरल्स क्या होते हैं? जो अर्थ की जो क्रेस्ट होती है, पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है, उनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व या यौगिक हैं उनको हम कहते हैं खनिज। अयस्क क्या होते हैं? वो खनिज जिनसे कोई लाभकारी धातु विशेष रूप से प्राप्त हो सके, उसे हम कहेंगे अयस्क। फिर बारी आती है गैंग की। गैंग क्या होती है कि धातु का जो वॉश आउट प्रोसेस होता है, जो वॉशिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर धातु के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, वांछित पदार्थ, जो अनवांटेड मटेरियल है वो निकलता है, उसे हम कहते हैं गैंग। फ्लक्स क्या होता है? धातु को जब गलाते हैं तो जो गालक मिलाया जाता है उसके अंदर उस मेटलर्जी प्रोसेस में, दैट इज नोन एज फ्लक्स या गालक। और इस गैंग प्लस फ्लक्स को संयुक्त रूप से हम कहते हैं धातुमल। फिर बारी आती है उस प्रोसेस की जिसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, जो पूरा प्रक्रम होता है, उसको हम कहते हैं धातु कर्म। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले धातु कर्म में जो चीज की जाती है, जो प्रोसेस का फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है अयस्क का सांद्रण। क्या है वो? अयस्क का सांद्रण। तो देखिए, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं? देखिए, अयस्क से अधिक अवांछित पदार्थों जैसे रेत, क्ले आदि का पृथक्करण किया जाता है, इसे हम कहते हैं सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है जो मोटे तौर पे जो उसमें मिली हुई जो अशुद्धियां हैं, जिनको हम बाहर से देख पा रहे हैं इजीली, आसानी से, और जिनको हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये चीज इसमें अशुद्धि के रूप में शामिल है, उनको पृथक करने का जो प्रोसेस है वो सांद्रण होता है। और सांद्रण की कुछ विधियां हम जो पढ़ने वाले हैं आज, वो हैं 4 प्रकार की विधियां आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण, उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण, फिर है झाग प्लवन और चौथी है निक्षालन। इन 4 विधियों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है धावन या वॉशिंग प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटेशनल, सॉरी मैं भूल गई इस टर्म को, धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण। ठीक है, अयस्क को जल में बहाने पर गैंग पानी के साथ बह जाती है। देखिए इस प्रक्रम के अंदर ये जो फर्स्ट जो आप डायग्राम इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, ये आपका है धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण का। गुरुत्वीय पृथक्करण या धावन का मतलब होता है कि अयस्क को जैसे ही पानी के बहाव के साथ हम बहाएंगे, देखिए यहां से आपका जो है ये एक स्लोपिंग टेबल बनी हुई है, स्लोपिंग टेबल में यहां से पानी आ रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो है बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे जो है आपका क्रश्ड ओर डाला जाता है। क्रश्ड का मतलब है पिसा हुआ अयस्क, पिसा हुआ अयस्क जो है पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ से डाला जा रहा है और यहाँ से पानी का बहाव आ रहा है। इस पानी के बहाव के द्वारा जो है गैंग विद वाटर, ठीक है, जो गैंग का मतलब जो अशुद्धि, जो मोटे तौर पे जो रेत आदि है, वो पानी के बहाव के साथ यहाँ पे इस तरह से नीचे आकर के जमा हो जाती है। ठीक है, ये स्लोपिंग टेबल है। स्लोपिंग टेबल के ऊपर यहाँ से क्रश्ड ओर यानी क्रश्ड अयस्क जो है वो यहाँ से डाला जाता है। तो सबसे पहली जो विधि है वो है आपकी धावन या गुरुत्वीय
पृथक्करण। देखिए ये सीधे सीधे एक वॉशिंग प्रोसेस है, यानी कि जो आपका अयस्क या ओर है उसको आपने पाउडर्ड फॉर्म में पहले तो क्रश किया, क्रश करने के बाद आप उसको पानी के बहाव के साथ एक स्लोपिंग टेबल के ऊपर डालते जा रहे हैं और जैसे पानी का फ्लो आता जा रहा है उससे वो वॉश आउट होता जाएगा। अब उसमें जो गैंग है वो इस यहाँ पर नीचे आकर के जमा होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड। कौन सा वाला? सांद्रण का जो पहला मेथड है वो है धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण। अगला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये केवल उन अयस्कों के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा जिनमें अयस्क या गैंग में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। ठीक है, अयस्क या गैंग में से, या हम यूं कहें कि या तो जो धातु हम प्राप्त करने वाले हैं वो चुंबकीय पदार्थ हो, जैसे कि हमारा लोहा, ठीक है, या फिर उसमें मिली हुई कोई अशुद्धि है वो कोई चुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे अयस्क के लिए इस विधि का इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए इस विधि के अंदर क्या करते हैं, ये चुंबकीय पृथक्करण का आपका डायग्राम है। इस चुंबकीय पृथक्करण के अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरह से दो रोलर्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, यहां से इस अयस्क को डाला जाता है, इस ओर को यहां से डाला जाता है। ये इस तरीके से ये बेल्ट लगी हुई रहती है, इस बेल्ट के ऊपर से होता हुआ ये अयस्क यहाँ पे इस तरीके से आगे 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 के बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ये अयस्क यहाँ पर आएगा तो देखिए, क्योंकि ये इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये इसके अंदर चुंबक लगे हुए हैं। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो तो इस मैग्नेट के नजदीक ढेरी बना लेगा और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो इस चुंबक से यानी मैग्नेट से दूर की ओर जाकर के गिरेगा। ये इस तरीके से ये घूमेगा, ये व्हील इस तरीके से घूमेगा, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो तो क्या करेगा, इस चुंबक के पास में ढेरी बना लेगा और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इस चुंबक से दूर जाकर के इकट्ठा होता जाएगा। तो जो दूसरा मेथड है सांद्रण का वो है आपका चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण केवल उन्हीं अयस्कों के लिए किया जाता है जिनमें या तो प्राप्त होने वाली धातु चुंबकीय हो या उसमें जो अशुद्धि है उनमें से कोई पदार्थ चुंबकीय हो। उस अयस्क के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें इस तरीके से दो व्हील लगे हुए रहते हैं जिनके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई रहती है। ये बेल्ट के ऊपर यहां से जो है पाउडर्ड ओर यानी कि पाउडरीकृत फॉर्म में पिसा हुआ जो ओर है अयस्क वो यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से पोर किया जाता है। वो यहाँ बेल्ट के ऊपर से होता हुआ यहाँ इस व्हील के ऊपर आएगा और इस व्हील के अंदर क्या लगे हुए रहते हैं, मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं। जो मैग्नेटिक पदार्थ होगा वो इस व्हील के पास में इकट्ठा होता जाएगा, ढेरी बनाता जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक पदार्थ है वो इस व्हील से दूर जाकर के गिरता रहेगा। ये आपकी दूसरी विधि हो गई चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट हम तीसरी विधि की ओर चलते हैं जो कि है झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि क्या होती है? नेक्स्ट थर्ड मेथड है आपका सांद्रण का, वो है झाग प्लवन विधि। तो देखिए झाग प्लवन विधि क्या होती है आपकी, अयस्क अशुद्धि से अलग होकर झाग के साथ ऊपर उठ जाता है और ये मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज में ली जाने वाली विधि है। तो क्वेश्चन इस तरह के तरीके से भी पूछा जा सकता है कि झाग प्लवन विधि का इस्तेमाल कौन से अयस्कों के लिए किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, एक तो इसके अंदर जो ये लिक्विड पानी जो लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को गुजारा जाता है इस पंप के द्वारा। इसके अलावा इसमें ये झाग किससे बनेंगे, ये पाइन ऑयल, ठीक है, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। इसके अंदर चीड़ का तेल डाला जाता है। किसका तेल डाला जाता है? चीड़ का तेल डाला जाता है। तो इसमें जो झाग बनते हैं ना चीड़ के तेल के कारण बनते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो गैंग यानी जो मुख्य रूप से मोटी अशुद्धि होती है वो नीचे पेंदे में बैठ जाती है। मोटी जो अशुद्धि होती है वो पेंदे में बैठ जाती है, ठीक है। सल्फाइड और जो है वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सल्फाइड जो और या सल्फाइड अयस्क है वो इस तरीके से आकर के ऊपर इकट्ठा होता जाता है। तो ये जो विधि है आपकी झाग प्लवन विधि, ये झाग प्लवन विधि मुख्य रूप से कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है? आपके सल्फाइड अयस्कों के लिए, ठीक है। अब और इसके अलावा ये जो झाग, ये जो बुलबुले बनते हैं पानी के, इस तरीके से ये झाग बनते हैं यहाँ पे, ये झाग जो है इसके अंदर भी क्या रहता है? सल्फाइड अयस्क रहता है। इसके अंदर भी क्या रहता है? सल्फाइड अयस्क रहता है। तो ये आपकी तीसरी विधि हो गई। कौन सी विधि? झाग प्लवन विधि। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि झाग प्लवन विधि जो है वो किसके लिए इस्तेमाल में की जाती है, कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये विधि कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये की जाती है आपके
सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसके लिए की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। फिर दूसरी बात आती है कि इसमें ये जो झाग बनते हैं ये किसके कारण बनते हैं? ये पाइन ऑयल के कारण बनते हैं, यानी कि चीड़ के तेल के कारण। इस पानी के अंदर कौन सा तेल मिलाया जाता है? चीड़ का तेल मिलाया जाता है, पाइन ऑयल मिलाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर झाग बनते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को जैसे ही इसमें डाला जाता है तो ये देखिए ये यहाँ पे होल्स बने हुए, इन होल्स में से जैसे ये एयर इस पानी के अंदर आएगी, पास होगी, तो ये क्या करेगी? झाग उत्पन्न करेगी, और ये झाग के साथ जो सल्फाइड अयस्क है वो इस तरीके से आकर के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, और ये जितनी भी गैंग यानी कि जितनी भी अशुद्धि है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है, वो यहाँ पे नीचे बैठता चला जाएगा। तो ये तीसरी विधि हो गई आपके सांद्रण की। कौन सी है ये? झाग प्लवन विधि। समझ में आई आप सबको? कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? झाग प्लवन विधि। ठीक है, और ये कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। चलिए, लास्ट जो मेथड है सांद्रण का वो है निक्षालन। निक्षालन अयस्क को उपयुक्त विलायक के साथ विलय करके अशुद्धि दूर करना। इसको साधारण भाषा में निथारना भी कहते हैं। निथारना जो शब्द है उससे मेरे हिसाब से सब परिचित हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। निक्षालन यानी कि निथारना, किसी भी उपयुक्त विलायक के साथ, मोटे तौर पे अगर हम कहें कि पानी में ही मिला करके जो अशुद्धि है, जो हल्की अशुद्धियां होंगी वो पानी में ऊपर आ जाएंगी, और जो भारी जो ओर है वो नीचे बैठ जाएगा। इस विधि को कहते हैं निक्षालन या निथारना। तो ये चार विधियां हो गई हमारी किसकी? सांद्रण की। सबसे पहली विधि जो हमने पढ़ी, सबसे पहले तो सांद्रण होता क्या है? अधिक अवांछित पदार्थ। अधिक अवांछित, भाई अवांछित तो सारे ही हैं, जब तक हमें शुद्ध धातु नहीं मिल जाती। अनवांटेड मटेरियल तो सारे ही हैं धातु के अलावा, बट अधिक अवांछित का मतलब है कि जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनको हम देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये अनवांटेड मटेरियल है, उनको पृथक करने का यानी धातु कर्म का जो पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है, पहला कदम है, वो है सांद्रण। सांद्रण की हमने चार विधियां स्टडी करी। पहली विधि है धावन या वॉशिंग या गुरुत्वीय पृथक्करण। ठीक है, ये इस डायग्राम के माध्यम से हमने अच्छी तरह से समझी। अयस्क को जल में बहाने पर पानी जो है वो गैंग पानी के साथ बह जाएगी। गैंग मतलब उसका अशुद्ध जो भाग है वो बह जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये केवल उन्हीं अयस्कों के लिए इस्तेमाल में ली जाती है जिनमें या तो प्राप्त होने वाली शुद्ध धातु चुंबकीय पदार्थ हो, या उसमें जो अशुद्धि है उसमें से कोई ना कोई पदार्थ चुंबकीय हो। ये इस तरीके से काम करती है ये वाली विधि। नेक्स्ट जो हमने पढ़ी वो है झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि जो है वो कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो झाग बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? पाइन ऑयल या चीड़ के तेल के कारण बनते हैं। और लास्ट जो विधि है वो है आपकी निक्षालन यानी कि निथारना। ठीक है, आपका सांद्रण यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका अयस्कों के शुद्धिकरण, धातु के शुद्धिकरण का या मेटलर्जी का या धातु कर्म का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप है वो है आपका अयस्कों का निष्कर्षण। तो देखिए अयस्कों का निष्कर्षण, अयस्कों से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की बात कर रहे थे, यहाँ तो हम अशुद्ध धातु की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। पहले हम अयस्क से क्या प्राप्त करेंगे? अशुद्ध धातु। फिर उसके बाद उस अशुद्ध धातु से हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे अगले चरण में, अगले स्टेप। सीधा ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होने वाली। पहले हम इस अयस्क से क्या प्राप्त करेंगे? अशुद्ध धातु। ठीक है, फिर उस अशुद्ध धातु से हम क्या प्राप्त करेंगे? शुद्ध धातु। तो अयस्कों के निष्कर्षण के जो स्टेप्स हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। अयस्कों के निष्कर्षण के हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो हमारा वो है अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो जो और जो अयस्क हमारे पास है उसको हम पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और ऑक्साइड में चेंज करने की 2 विधियां काम में ली जाती है। एक तो है भर्जन और दूसरी है निस्तापन। पहली कौन सी है? भर्जन, और दूसरी है निस्तापन। मोटे तौर पे आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि भर्जन जो है वो की जाती है वायु की उपस्थिति में। भर्जन जो मेथड है वो यूज किया जाता है वायु की उपस्थिति में, और निस्तापन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस हम करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये तो एक मोटा डिफरेंस है भर्जन और निस्तापन में, जो कि आपको याद रखना है। हम करने क्या वाले हैं? अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करने वाले हैं, जो हम 2 विधियों से करते हैं, भर्जन और निस्तापन। कौन कौन सी 2 विधियों से करते हैं? भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या होता है? भर्जन क्या होता है? अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन वायु की उपस्थिति में। निस्तापन क्या होता है?
अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन वायु की अनुपस्थिति में। और ये कौन कौन से अयस्कों के लिए किया जाता है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो अगला प्रश्न है। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है भर्जन का, और कार्बोनेट अयस्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है निस्तापन का। ये अगला क्वेश्चन है, आप इस पे भी फोकस कीजिएगा कि कौन कौन से अयस्कों के लिए ऑक्साइड में बदलने का कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। तो भर्जन का इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड अयस्कों के लिए, और निस्तापन का इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनेट अयस्कों के लिए। तो देखिए भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को वायु के साथ गर्म करके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। और निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अयस्कों का निष्कर्षण। निष्कर्षण क्या होता है, अयस्कों से शुद्ध अशुद्ध धातु प्राप्त करना, इम्प्योर मेटल प्राप्त करना, उसको हम कहते हैं निष्कर्षण। और निष्कर्षण का फर्स्ट जो स्टेप है वो हम पढ़ रहे हैं अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, जो कि हम कर सकते हैं दो विधियों से। पहला है भर्जन और दूसरा है निस्तापन। भर्जन किया जाता है वायु की उपस्थिति में और निस्तापन किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में। भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का और निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्कों का। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड हमारे पास आ गया, हमने धातु को अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल लिया। अब उस धातु ऑक्साइड का क्या करेंगे, हम धातु में अपचयन करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे। तो कल हमने एक चीज डिस्कस की थी, एक आपको याद आ रही हो तो एक टर्म हमने डिस्कस की थी, बड़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमने कल पढ़ी थी, वो सक्रियता श्रेणी अब आपको यहाँ काम आने वाली है। उस सक्रियता श्रेणी से ही हम धातु का क्या करेंगे, अपचयन कर पाएंगे। देखिए कम क्रियाशील धातुओं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में क्या थी, नीचे थी। कल हमने पढ़ा था ना, सक्रियता श्रेणी क्या है, अवरोही क्रम में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे की धातुएं हैं वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। सबसे ऊपर कौन सी धातु थी, पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे नीचे कौन सी धातु थी, सोना। अगर आपको अच्छे से याद आ रहा हो तो कल का टॉपिक। तो जो सबसे सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की धातुएं होती हैं, ठीक है, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर, ये सबसे जो कम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं, इनके जो अयस्क हैं, कम क्रियाशील धातुओं के अयस्क जैसे कि सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का, कॉपर का, ये केवल गर्म करने पर ही मात्र हीट देने पर ही क्या हो जाएंगे, धातु में अपचयित हो जाएंगे। यानी इनमें ज्यादा कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनको केवल हीट दे दो, खाली इनका टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट देने मात्र से, ऊष्मा देने मात्र से ही ये क्या हो जाएंगे, धातु में अपचयित हो जाएंगे, ठीक है। जो मध्यम क्रियाशील धातु है, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित हैं, उनके अयस्क जो होते हैं उनके लिए हमें कुछ अपचायक मिलाने पड़ते हैं, कुछ उपयुक्त अपचायक। और वो अपचायक कौन से हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है या कोबाल्ट हो सकता है। कार्बन या कोबाल्ट को मिला करके जब उनको गर्म किया जाता है तो वो अपचयित हो जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुओं के अयस्क हैं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं, ठीक है, उनको हम करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा, धातु में उनका अपचयन करते हैं। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड, विद्युत अपघटन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो 3 हमने इसमें पॉइंट पढ़े, इस विद्युत अपघटन को भी हम बता ही देते हैं। विद्युत अपघटन में क्या बनते हैं, 2 टर्मिनल बनते हैं, कैथोड और एनोड। क्या बनते हैं, 2 टर्मिनल बनते हैं आपके, कैथोड और एनोड। तो कैथोड पर तो क्या एकत्रित हो जाती है, आपके कैथोड पर तो क्या एकत्रित हो जाएगी, धातु यानी कि मेटल, और एनोड टर्मिनल के ऊपर क्या चला जाएगा, आपका क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस। ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर होता है। तो देखिए धातु ऑक्साइड से धातु का जो अपचयन का जो प्रोसेस है उसमें सक्रियता श्रेणी का मेन रोल है। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं हैं, यानी कि जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से नाम आते हैं आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर यानी कि तांबे का, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, इनमें केवल और केवल इनको हम थोड़ी सी हीट देंगे, हम इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ही ये अपचयित होकर के धातु में बदल जाएंगी, धातु में अपचयित हो जाएंगी, ठीक है, अशुद्धि इनकी दूर हो जाएगी, है ना। और जो मध्यम क्रियाशील धातु यानी जो सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित जो धातुएं हैं, उनके लिए उनका अपचयन करने के लिए कुछ अपचायक उनमें मिलाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर और कोबाल्ट। तो ये आपको याद रखने के कौन से अपचायक मिलाए जाते हैं, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन और कोबाल्ट, कार्बन और कोबाल्ट, ठीक है। और जो अधिक क्रियाशील धातुएं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं हैं,
उनको विद्युत अपघटन विधि के द्वारा उनका अपचयन किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि में होता क्या है कि दो टर्मिनल्स बनते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पर तो जमा हो जाती है धातु और एनोड पर जाकर के जमा हो जाती है क्लोरीन गैस। अब ये विद्युत अपघटन प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से एक चैम्बर के अंदर धातु का जो है वो लिक्विड फॉर्म यानी उसको घुलित अवस्था में धातु को इकट्ठा किया जाता है। इस तरीके से दो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड आपका, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रवाह किया जाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करने पर जो है ये जो धातु है इसका विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन होने से दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो है कैथोड के ऊपर धातु चली जाएगी और एनोड के ऊपर आपकी क्लोरीन गैस एकत्रित हो जाएगी। अब आपके अयस्कों के निष्कर्षण में जो थर्ड स्टेप है वो है ऑक्सीकरण। अब अपचयन के द्वारा हमें जो धातु प्राप्त हुई है उसका हम क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। उपयुक्त अपचायक या विद्युत अपघटन के स्थान पर ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया का प्रयोग धातु के निष्कर्षण हेतु किया जाता है। जैसे समुद्री जल से क्लोरीन का निष्कर्षण इसी विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण विधि से जो है किसका निष्कर्षण किया जाता है, समुद्री जल से क्लोरीन का निष्कर्षण यानी क्लोरीन को निकालने का जो प्रक्रम है वो इसी विधि के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो ये अयस्कों का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब मैंने आपको बता दिया था, निष्कर्षण का मतलब है कि अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रम। तो उसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें जो अयस्क मिला है हम उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर उस ऑक्साइड का क्या करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे और ये एक ऑक्सीकरण का प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हमें अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब ठीक है, निष्कर्षण के द्वारा जो हमें अशुद्ध धातु या इम्प्योर मेटल जो हमें मिली है, निष्कर्षण के प्रोसेस से जो हमें इम्प्योर मेटल प्राप्त हुई है, उस इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो ये जो शुद्ध धातु प्राप्त करने के जो स्टेप्स हैं इनको आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना है, आपके सिलेबस में ये नहीं है डिटेल में, आपको इनको केवल नाम से याद रखना है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, आसवन, द्रव गलन परिष्करण, विद्युत अपघटन, मंडल परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण और क्रोमेटोग्राफी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ये कौन कौन सी विधियां हैं, कुल 6 विधियां हैं, आसवन, द्रव गलन परिष्करण, विद्युत अपघटन, मंडल परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण और लास्ट है आपके क्रोमेटोग्राफी। इन 6 विधियों के आप केवल क्या रखिएगा, नाम याद रखिएगा। तो निष्कर्षण से जो हमें अशुद्ध धातु प्राप्त हुई उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने का ये प्रक्रम है जो 6 विधियों के द्वारा हम संपन्न कर रहे हैं। ये हमने मोटे तौर पे ब्रीफली स्टडी किया प्रोसेस मेटलर्जी का। इसको अभी हम आगे और कुछ अयस्कों से रिलेट करके हम इसको आगे और स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि धातु कर्म का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। देखिए उसके अंदर मेनली जो होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अयस्कों का सांद्रण। सांद्रण के बाद हम क्या करते हैं, ये जो सांद्रण के बाद हमें अयस्क मिला इससे हम अशुद्ध धातु प्राप्त करेंगे और फिर हमें जो ये अशुद्ध धातु हमें मिल गई उस अशुद्ध धातु से हम क्या करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, जिसके लिए ये 6 मेथड्स मैंने आपको बताए। इन 6 मेथड्स के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हमें याद रखना है, जैसे हमने कल बताया था कि ये मिश्र धातु जो है वो आपको याद करनी है, उसी तरीके से ये अयस्कों के नाम आपको याद करने हैं। कौन सी धातु कौन से अयस्क से प्राप्त होती है या कौन सा अयस्क कौन सी धातु से रिलेट करता है, ये आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सोडियम, ठीक है। बोरेक्स जो है वो इसका अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो कॉमनली यूज्ड अयस्क है जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है वो है बॉक्साइट। उसके बाद कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट, ये भी किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। सबसे ज्यादा जो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है, लेकिन कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट भी इस एल्यूमिनियम के ही अयस्क है। फिर बारी आती है कैल्शियम की, जिप्सम, फ्लोस्पार, एस्बेस्टोस, कैल्साइट और डोलोमाइट, ये किसके अयस्क हैं, कैल्शियम के। तांबे का जो अयस्क है वो है आपका जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा हम प्राप्त करते हैं वो है कॉपर पायराइटिस। हमारे यहाँ जो तांबे की खाने हैं खेतड़ी झुंझुनू में, वहां पे जो तांबा प्राप्त किया जाता है वो इस कॉपर पायराइटिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस भी इसके अयस्क है। तो तांबे के 3 अयस्क हैं, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइटिस। फिर बारी आती है चांदी की, चांदी के 2 अयस्क हैं, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। चांदी के अयस्कों के क्या नाम है, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। नेक्स्ट है आपका सोना यानी कि गोल्ड, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट इसके अयस्क हैं। जिंक की अगर बात करें तो जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS, ये इसका सल्फाइड अयस्क है। कैलेमाइन, जिंकाइट, ये भी इसके
अयस्क है। ठीक है, पारे की अगर बात करें तो सिनेबार, सिनेबार जो है वो पारे का या मरकरी का अयस्क है। आयरन या लोहे की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइटिस। जैसे कॉपर पायराइट था वैसे ही आयरन पायराइटिस। और सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा जिससे प्राप्त होता है, जिस अयस्क से प्राप्त होता है, वो है आपका हेमेटाइट। यूरेनियम की बात करें तो पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट, पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट। एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं। कुछ मुख्य धातुएं जिनके अयस्क के नाम हमें याद होने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले सोडियम बोरेक्स से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट। कैल्शियम जो है उसका अयस्क है जिप्सम, फ्लोस्पार, एस्बेस्टोस, कैल्साइट और डोलोमाइट। तांबे का जो अयस्क है वो है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइटिस। फिर बारी आती है चांदी की, चांदी के दो अयस्क हैं, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। नेक्स्ट बारी आती है सोने की, सोने के भी दो अयस्क हैं, कॉल्वेराइट और सिल्वेनाइट। फिर बारी आती है जिंक की, जिंक के हमने यहाँ तीन अयस्क लिखे हुए हैं, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट। फिर बारी आती है आपके पारे की, तो पारे का एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। फिर बारी आती है आपके लोहे की, लोहे के कई अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइटिस। और लास्ट है आपका यूरेनियम जिसका अयस्क है पिंच ब्लेंड और कार्नेटाइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका लोह अयस्क है, ठीक है, आपका जो लोह अयस्क है जिसमें मेन आपका आयरन पायराइटाइस या फिर हेमेटाइट का इस्तेमाल हम करते हैं लोहे को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लोह अयस्क संबंधी कुछ विशेष बातें देखिए। लोह अयस्कों में लोहे की मात्रा, अभी हमने जितने भी अयस्कों के नाम पढ़े थे उनमें सबसे ज्यादा लोहा जो होता है वो मैग्नेटाइट अयस्क के अंदर पाया जाता है, और उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। लेकिन हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा लोहा हम प्राप्त करते हैं वो हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। ये सीरीज आप याद रखिएगा, लोहे की मात्रा के अनुसार ये जो इनका घटता हुआ क्रम है, जो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और लास्ट में है आपका सिडेराइट। ठीक है, लोह अयस्क निष्कर्षण हेतु वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब ये वात्या भट्टी क्या होती है? देखिए, ये वात्या भट्टी ये होती है, ये जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये होती है आपकी वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में सबसे पहले लोहे में वात्या भट्टी से प्रथमतः प्राप्त लोहे में 4% कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज की अशुद्धियां होती है। इसे कच्चा लोहा या पिग आयरन इसको कहते हैं, इसको कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। तो सबसे पहले इस वात्या भट्टी में जो प्रक्रम किया जाता है इस लोहे के अयस्क का, ठीक है। अब इससे इस वात्या भट्टी के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है उस धातु के अंदर 4% अशुद्धियां बच जाती हैं। यानी शुद्ध धातु के अलावा उसमें कितनी अशुद्धियां होती हैं? 4% अशुद्धियां होती हैं। वो 4% अशुद्धियों में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है और मैग्नीज होता है। ठीक है, और ये जो लोहा हमें प्राप्त होता है इस वात्या भट्टी से, इस वात्या भट्टी से हमें जो लोहा प्राप्त हो रहा है इस प्रोसेस के बाद उसे हम कहते हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। और ये लोहा जो होता है बहुत ही मुलायम यानी कि सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम यानी ये लोहा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इस कच्चे लोहे को कोक के साथ गर्म करने से हमें ढलवा लोहा प्राप्त होता है जो कठोर होता है लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर का मतलब होता है कि चोट लगने पर टूटने वाला, चोट लगने पर खंडित होने वाला या टूटने वाला। ठीक है, उसे कहते हैं भंगुर। ठीक है, इस वात्या भट्टी के प्रोसेस के बाद जो कच्चा लोहा हमें मिलता है उसको जब हम कोक के साथ गर्म करते हैं तो हमें कौन सा लोहा प्राप्त होता है? ढलवा लोहा प्राप्त होता है। ये ढलवा लोहा जो है वो कठोर होता है लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है। इस ढलवा लोहे को फिर चूने, पत्थर और हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई ये परावर्तनी भट्टी है, जो नीचे आप चित्र देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, ये परावर्तनी भट्टी का है। इसके ऊपर किसकी परत होती है? चूने, पत्थर और हेमाटाइट की परत चढ़ी हुई। इस परावर्तनी भट्टी में जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है पिटवा लोहा या अघातव लोहा या धनीय लोहा या वाणिज्यिक लोहा या शुद्धतम लोहा। अघातव मतलब जो आघात सहने की क्षमता रखता हो। हमने कल भी इसके इस पॉइंट पर डिस्कस किया था। पिटवा लोहा भी इसको कहते हैं। मेनली इसका जो प्रचलित नाम है वो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। ढलवा लोहा से हमें क्या मिलेगा? पिटवा लोहा मिलेगा। तो हमने जो स्पेसिफिक 3 टर्म पहले तो हमने यहाँ पे स्टडी करी। सबसे पहली थी पिग आयरन या कच्चा लोहा। देखिए, कच्चा लोहा,
कच्चा लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इस वात्या भट्टी से प्राप्त होता है। अब ये जो कच्चा लोहा है इसके अंदर हमने क्या मिलाया? कोक मिलाया। कोक मिलाकर जब हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर हमें जो मिला वो क्या मिला हमें? इसको गर्म करने पर जो हमें मिला वो मिला हमें ढलवा लोहा। क्या मिला? ढलवा लोहा। अब ये जो आपका पिग आयरन या कच्चा लोहा था ये क्या था? बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। सॉफ्ट यानी मुलायम था। अब इसको जब हमने कोक मिला के गर्म किया तो ढलवा लोहा मिला। ये ढलवा लोहा जो है वो कठोर तो हो गया, मुलायम तो नहीं रहा, कठोर तो हो गया, लेकिन ये कैसा रह गया? भंगुर प्रकृति का रह गया। लोहे को भंगुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहा यानी लोहे को जब इस्पात में कन्वर्ट करके बहुत बड़े बड़े ट्रेन आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो भंगुर प्रकृति का लोहा तो किसी काम का ही नहीं है। फिर इस ढलवा लोहे को, जो भंगुर प्रकृति का लोहा है, उसको चूने पत्थर और हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई इस परावर्तनी भट्टी में फिर से जब हम इसको गर्म करेंगे इस परावर्तनी भट्टी के अंदर, तो हमें मिलेगा पिटवा लोहा या लोहे का शुद्ध रूप इसको हम कह सकते हैं, या धनीय लोहा या वाणिज्यिक लोहा या शुद्धतम लोहा भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये लोहे अयस्क से संबंधित कुछ विशेष बातें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्रम याद रखना है कि लोहे की मात्रा के आधार पर जो अयस्क हैं उनका क्रम क्या रहेगा? सबसे ज्यादा लोहा जो जिसमें मिलता है वो है मैग्नेटाइट, देन आपका हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और लास्ट में है सिडेराइट। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोहा हमें मिलता है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। लोह अयस्क के निष्कर्षण के लिए कौन सी भट्टी का प्रयोग करते हैं? इस वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस वात्या भट्टी से जो हमें लोहा प्राप्त होगा सबसे पहले वो वैसे तो शुद्ध हो जाएगा, वैसे तो शुद्धिकरण उसका मोटे तौर पे हो जाएगा, लेकिन 4% अशुद्धियां उसके अंदर रहेंगी। उस 4% में क्या क्या होगा? कार्बन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, सिलिकॉन होगा और मैंगनीज होगा। ठीक है, इस लोहे को हम कहते हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। फिर इस पिग आयरन को कोक मिला करके हम फिर से गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें मिलेगा ढलवा लोहा। ये ढलवा लोहा जो होगा वो पिग आयरन सॉफ्ट था, अब ये ढलवा लोहा हमें मिला, ये कठोर तो हो गया लेकिन ये भंगुर होगा। भंगुर मतलब चोट लगने पर, प्रेशर लगने पर टूटने वाला। अब इस भंगुर लोहे को हम डालेंगे किसमें? इस परावर्तनी भट्टी में। इस परावर्तनी भट्टी के अंदर से जब ये गुजरेगा, गर्म होकर के निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका लोहे का शुद्ध रूप, जिसको कहते हैं पिटवा लोहा। और ये भंगुर प्रकृति का नहीं होगा, इसमें आघात सहने की क्षमता आ जाएगी। ये आपके थे कुछ लोह अयस्क से संबंधित, आयरन ओर से संबंधित कुछ विशेष बातें। अब बात करते हैं कॉपर ओर से संबंधित कुछ विशेष बातों की। ठीक है, कॉपर अयस्क का निष्कर्षण परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। कॉपर अयस्क का निष्कर्षण के लिए कौन सी भट्टी यूज में ली जाती है? परावर्तनी भट्टी। सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो होता है कॉपर मैट। इस कॉपर मैट के अंदर अशुद्धि होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो प्राप्त होता है वो हमें मिलता है कॉपर मैट। ये परावर्तनी भट्टी अभी हमने पिछले लोहा अयस्क के निष्कर्षण में भी पढ़ी थी, वही परावर्तनी भट्टी है। इस परावर्तनी भट्टी से जो हमें लोहा प्राप्त होता है वो होता है कॉपर मैट। इस कॉपर मैट के अंदर अशुद्धियां होती हैं बहुत सारी, जिसमें मेन अशुद्धि जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की होती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, इस चित्र के अंदर आप देखिए इस तरह से बबल्स के रूप में निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें आपको कॉपर मिला ना, इसको कहते हैं फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। ठीक है, ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। तो इस तरीके से ये फफोलेदार तांबा हमें प्राप्त होता है। निम्न कोटि अयस्क या रद्दी धातु से कॉपर प्राप्त करने हेतु अम्ल या जीवाणु से निक्षालन इसका किया जाता है। क्या किया जाता है? अम्ल या एसिड या जीवाणु से इसका निक्षालन यानी इसको धोने का प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि हमें शुद्ध तांबा यानी प्योर कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे किससे रिलेटेड? कॉपर अयस्क के निष्कर्षण से संबंधित कुछ विशेष बातें थी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी भट्टी में इसका निष्कर्षण किया जाता है? परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। सबसे पहले हमें परावर्तनी भट्टी से जो कॉपर प्राप्त होता है वो उसको कहते हैं कॉपर मैट। इसमें जो मोटे तौर पे जो अशुद्धि होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस कॉपर मैट से बुलबुलों के रूप में निकलती रहती है। इसलिए इस प्रकार जो हमें तांबा प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर। फिर इसका निक्षालन किया जाता है एसिड या बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे हमें शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। ये हो गया आपके कॉपर अयस्क से संबंधित कुछ विशेष बातें। ठीक है, तो ये हमने जो अब तक जो पढ़ा वो था हमारा मेटलर्जी प्रोसेस, जिसमें हमने मेटलर्जी के जो 3 मुख्य प्रोसेस थे, ठीक है, सांद्रण, निष्कर्षण और फिर शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम था, जिसमें 6 मेथड्स के नाम मैंने आपको बताए, वो 6 मेथड्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वो मेटलर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा लोह अयस्क के निष्कर्षण की कुछ खास बातें। फिर हमने पढ़ी आपके कॉपर अयस्क से संबंधित कुछ खास बातें। अब जो हम आगे आज का टॉपिक करने वाले हैं वो जो हमने कल पेंडिंग छोड़ा था, अधातु और उपधातु के बारे में। ठीक है, तो पहले हम कंप्लीट करेंगे किसको? अधातु यानी नॉन मेटल्स को। पहले हम किसको स्टडी करेंगे? अधातु यानी कि
नॉन मेटल्स को। तो कल भी हमने मोटे तौर पर डिस्कस की थी कि नॉन मेटल्स होती क्या है, भाई जो धातुओं के गुण थे उनका उल्टा कर लें तो वह अधातु हो जाएंगे। तो धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं। अधातुएं उसकी उल्टी हो जाएंगी, अधातुएं कठोर नहीं होंगी, चमकीली नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि धातुओं की अपेक्षा इनकी संख्या जो है, आवर्त सारणी में हमने 118 तत्वों के बारे में पढ़ा था, तो हम बताएं कि उनमें से धातुओं की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है, यानी कुल मिलाकर के ये 22 है। कुल मिलाकर के धातुएं आवर्त सारणी में कितनी है? 22 है, जिनमें से 11 गैसीय अवस्था में है, 10 ठोस अवस्था में और केवल एक द्रव अवस्था में। जो एक द्रव अवस्था में उसके बारे में भी अब बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अधिकांश जो है वो या तो ठोस है या गैस है। देखिए यहाँ पे 11 गैस है, 10 ठोस है और एक द्रव है। एक द्रव है वो कौन सी है? ब्रोमीन है। एक जो द्रव है उसको आपको याद रखना है, वो कौन सी है? ब्रोमीन है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि धातुओं की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम है। कुल मिलाकर के कितनी है धातुएं हमारी आवर्त सारणी में? 22 है धातुएं। 22 में से 11 जो है वो गैस हैं, 10 जो है वो ठोस है और केवल एक जो है ब्रोमीन वो द्रव अवस्था में होती है। ये जनरली जो है वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो कि चमकदार भी होती है। देखिए चित्र के अंदर देख लीजिए आयोडीन को आप। ये आयोडीन जो है ये अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है प्रकृति? अम्लीय होती है। और कल हमने धातुओं के बारे में क्या पढ़ा था कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी। केवल एकमात्र हमने बताया था कि क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। हमने ये चर्चा की थी कि केवल एक क्रोमियम ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, बाकी सारे धातु ऑक्साइड लगभग क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती हैं। अधातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी? ऑक्साइड बनाएंगी और उन ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अधातु जो है वो अधातु कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। उस कार्बन के अपर रूप ये हम अलग से पढ़ेंगे, भी आगे टॉपिक आएगा, कार्बन के विभिन्न अपर रूपों का अध्ययन हम करेंगे। तो कार्बन जो है वो एक अधातु है जो कि विभिन्न प्रकार के अपर रूपों में पाया जाता है। ये अधातुएं जो होती हैं वो जनरली विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? जनरली कुचालक होती हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है आपके ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपके पेंसिल की लीड। आपके पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है और वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो ये अधातुओं के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि कुल मिलाकर के हमारी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं उनमें से अधातुओं की संख्या कितनी है? 22। उन 22 में से 11 जो है वो गैसीय रूप में पाई जाती हैं, 10 ठोस और केवल एक ब्रोमीन ऐसी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए ब्रोमीन, आपका ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जनरली ये चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन इसका एक्सेप्शन है और मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि आपको एक्सेप्शन पे विशेष फोकस रखना है, विशेष ध्यान देना है। तो आयोडीन जो है वो आपका चमकदार होता है। अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं और वो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अधातुएं में जैसे कार्बन एक एग्जाम्पल है जो कि विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। ये विद्युत और ऊष्मा की अधातुएं क्या होती हैं? जनरली कुचालक होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। ये हो गई अधातुओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं हमारा उपधातु, ठीक है। उपधातु मैंने कल भी बताया था, उपधातु या इसको कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं इसको? मेटलॉइड। ये क्या होते हैं? ये धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु व अधातु दोनों के गुण, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। ये भी आपको याद रखने और इनके नाम भी आपको याद रखने। इन उपधातुओं के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने। कुल संख्या इनकी कितनी है? पीरियडिक टेबल में देखिए हमने अलग से येलो कलर में इनको हाईलाइट कर रखा है। कुल संख्या में ये कितने हैं? 6 हैं और 6 के नाम आपको याद रखने। बोरॉन है, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है, ठीक है। इन मेटलॉइड्स के नाम आपको याद रखने 1 2 3 4 5 और 6। फिर से इनके नाम रिपीट कर रही हूं मैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है। इन 6 उपधातुओं के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। कुल मिलाकर के कितनी है इन उपधातुओं की संख्या?
6 है और इन 6 के नाम जो येलो कलर में हमने अलग से हाईलाइट कर रखे हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके अंदर एक बार फिर से मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि जितने भी रेड कलर में आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, अभी हमने बताया था कि संख्या कितनी है उनकी, 22 है। ये आपको जो ब्लू कलर में जितने भी दिख रहे हैं नॉन मेटल्स हैं, और जो येलो कलर में हमने हाईलाइट कर रखे हैं ये क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं, यानी कि उपधातु हैं। देखिए फिर से हम उपधातु की बात करते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं, धातुओं के जैसे होते हैं। भाई अभी हमने शुरू में बताया था कि इनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते जुलते होते हैं। तो ये दिखने में कैसे होते हैं, धातुओं के जैसे होते हैं, भंगुर होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, भंगुर मतलब चोट लगने पर टूटने वाले होते हैं, यानी आघात वर्धनीयता इनके अंदर, मैलेबिलिटी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। रासायनिक गुणों में ये धातुओं की बजाय अधातुओं से ज्यादा नजदीक होते हैं, यानी धातुओं वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी बजाय इनमें नॉन मेटल्स वाली केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा पाई जाती हैं। इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, फ्लेम रिटाइटर के रूप में, फ्लेम रिटाइटर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में, और फ्लेम रिटाइटर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए आपके उपधातु। उपधातु या मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण, दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, वो कहलाते हैं उपधातु, जो ना पूरी तरह से धातु है और ना पूरी तरह से अधातु है। इनकी संख्या हमारी आवर्त सारणी में टोटल कितनी है, 6। 6 के नाम हमको याद रखने हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। 6 के हमको नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये दिखने में कैसे होते हैं, धातुओं जैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और रासायनिक गुणों में ये धातुओं से ज्यादा अधातुओं से ज्यादा समानता रखते हैं। इनके यूजेस होते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, और फ्लेम रिटाइटर बनाने में। तो देखिए ये था आज का टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे कार्बन और इसके अपर रूप, जो हमने अभी बात की थी। आज हमने जो पढ़ा वो था, हमने स्टार्ट किया था धातु का उसके अयस्क से निष्कर्षण, उसके निष्कर्षण का पूरा प्रोसेस हमने स्टडी किया। मेटलर्जी, धातु कर्म, खनिज, अयस्क से संबंधित जो टर्म्स थी, गैंग, फ्लक्स, धातुमल, सबको हमने टू द पॉइंट बिल्कुल डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है आपके लोह अयस्क से निष्कर्षण के संबंधित कुछ विशेष बातें जानी। फिर हमने कॉपर अयस्क से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट्स को स्टडी किया। देन हमने अधातुओं के बारे में बात की, और फिर लास्ट में हमने उपधातुओं को स्टडी किया। तो ये आपका धातु, अधातु और उपधातु का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे कार्बन, जो कि एक अधातु है, अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अपर रूप के बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में, हमारी मीमांसा क्लासेस की जो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये पूरा मटेरियल टू द पॉइंट तैयार किया हुआ मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो सारे वीडियोस को आप डाउनलोड करिए और आप अपनी जो जनरल साइंस की जो तैयारी है सिविल सर्विसेज की, उसको आप इम्प्रूव करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।